बहनों, मैं आज आपसे कोई भाषण देने के लिए नहीं आया हूं, ना मैं यहां की किसी चुनाव की चर्चा में आया हूं। मैं सिर्फ माता बहनों से संवाद करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, मेरे किसान भाइयों से बातचीत करने के लिए, पशुपालकों से बातचीत करने के लिए, मेरे युवा साथियों से बातचीत करने के लिए आपके बीच में, आपके इस गांव में आया हूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि गांव का जीवन कैसा होता है। गांव की गरीबी कैसी होती है, गांव के खेत खलिहान में काम कैसे होता है, किसान पशुपालक हमारी माता बहनें किस तरह से गांव में काम करते हुए वो अपने जीवन को हर परिस्थिति में खुशी खुशी से काम करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। पहला संवाद मेरा माता बहनों से है, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारे देश के अंदर 4 जातियां हैं, और वो 4 जाति कौन सी हैं? मेरी माता बहनें, महिलाएं, मेरा युवा, किसान और मजदूर। किसान, मजदूर, महिला और युवा, ये 4 जाति हैं। अगर इनका उत्थान होगा तो हमारे गांव का भी उत्थान होगा, हमारी तहसील का उत्थान होगा, हमारे जिले का भी होगा, हमारे प्रदेश का होगा और हमारे देश का होगा। अगर हमारे युवा पढ़ लिख करके कहीं ना कहीं रोजगार से सृजित होंगे तो माता पिता के सहयोगी बनेंगे। हमारा किसान मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। हमारी माता बहनें आर्थिक रूप से मजबूत होंगी तो हमारा देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा। ये पीछे जो खड़े हैं इनसे मेरा आग्रह, आप बैठ जाएं, कोई 10-20 मिनट का नहीं, आप बैठ जाइए अगर उधर बैठे तो। मैंने कहा कि पहले माता बहनों को आगे रखना है, माता बहनें उधर पीछे तक आवाज नहीं सुन पाएंगे, अपनी बात भी नहीं कह पाएंगे। सबसे पहले मैं, क्योंकि मुझे पता है कि माता बहनों को कई काम करने होते हैं, आप तो आराम से बैठे रहेंगे, जाकर के खाना खाना है आपको तो, लेकिन हमारी माता बहनों को कई काम करने हैं जाके। अभी भी आई हैं तो उनको चिंता लग रही होगी। दूध बूध तो निकाल के आई है ना, गाय भैंस का दूध निकाल के आई कि नहीं आई? अभी दूध जाके निकालोगी तो लेट हो जाओगे। दूध निकाल के आए फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, दूध वूध निकाल करके आए तो। माता बहनों को हमें पता है सबसे ज्यादा काम करती हैं, रात को शाम को सबसे लेट सोती हैं और सुबह सबसे जल्दी जगती हैं। जगती हैं कि नहीं जगती हैं? और लेट सोती हैं कि नहीं सोती हैं? पूरा काम करके, चौका बर्तन पूरा साफ सफाई करके, आराम से दूध वूध वो डाल करके, उसमें दही जमता है, क्या बोलते हैं उसको, जामुन,
जामुन डाल के लास्ट करके फिर बर्तनों को साफ करके और उसके बाद लास्ट में सोती हैं। देखिए, हमारी माता बहनों का जो जीवन है वो पूरी तरह से चलायमान है। माता बहनों का काम फिक्स होता है और ये ऐसे नहीं आपका ही फिक्स होता है। जो हमारी माता बहनें सरकारी नौकरियों में, उनका भी फिक्स है कि नहीं है? क्योंकि वो उनको भी दिन में बच्चों को तैयार करके जाना, नाश्ता बना के जाना, खाना बना करके जाना, बच्चों को टिफिन दे करके जाना, वो करती हैं। और घर पे जो रहती हैं, खेती का काम करती हैं, वो भी यही काम करके जाती है। मैं आपसे 2-3 बात आपसे करना चाहता हूं, फिर आपकी भी मैं सुनने के लिए मैं आया हूं, आपकी भी मैं सुनूंगा। हमारी माता बहनें, आपने देखा होगा कि लगातार देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन कुछ इस तरह की बात मैं आपको रखूंगा कि 75 साल में सबसे ज्यादा जिनकी सरकार रही, उन्होंने माता बहनों के बारे में क्या सोचा। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी जो 4 जातियां हैं, महिला, युवा, किसान, मजदूर, उसके बारे में क्या सोचा। माता बहनों, 2014 के बाद देश के अंदर महिला सशक्तिकरण का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपको पता है कि हमारे देश के अंदर महिला और पुरुष की जनसंख्या में काफी अंतर आ गया था लिंग अनुपात में। हमारी माता बहनों की संख्या बहुत कम हो गई थी, पुरुषों की संख्या ज्यादा थी। ये असमानताएं होती है तो समाज के अंदर भी कई तरह की असमानताएं आ जाती हैं। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद इस पर ध्यान दिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान उन्होंने चलाया। और आज हम कह सकते हैं कि उस अभियान चलाने से आज लगभग हमारी जो जनसंख्या थी महिला और पुरुष की लिंग अनुपात, उसमें बहुत समानता आई है। ये काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। दूसरा, आप सभी ने देखा है कि हमारी माता बहनें शौच से निवृत्त होने के लिए सुबह सूर्य भगवान निकलने से पहले अंधेरे में जाया करती थी और शाम को सूर्य छुपने का इंतजार करती थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता के माध्यम से शौचालय बनवा करके माता बहनों को सम्मान देने का काम किया, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आप सब इसी गांव की हैं, आप सब देखते होंगे उस समय। आपके यहां फिर भी गांव दूर हैं, कई क्षेत्रों में तो गांव बड़े नजदीक होते हैं, तो माता बहनों को बड़ी परेशानी होती थी। लेकिन 70 साल में किसी ने उन परेशानियों को नहीं देखा। अगर ये परेशानी देखी तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घर घर शौचालय बनवा करके उनका समाधान किया। दूसरा, आपने देखा होगा कि हमारी माता बहनें
सबसे पहले अगर चिंता करती थी, क्यों खाना उन्हें बनाना होता था, सबसे ज्यादा चिंता करती थी तो वो ईंधन की करती थी कि नहीं करती थी? भाई ईंधन जिससे रोटी बनाती हैं उसकी चिंता करती नहीं, कहीं से लकड़ी काट करके लाती थी, कहीं हमारी फसल हो जाती थी, अरहर की लकड़ी होती थी, कभी सरसों की भी से काम चल जाता था। तो ईंधन की चिंता, कहीं कोई पेड़ होते थे उनको छांट करके उससे काम चलाती थी, नहीं तो कंडे से काम चलाती थी, तो खाना बनाती थी। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने घर घर में उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस की टंकी दे करके माता बहनों को सम्मान देने का काम किया कि नहीं किया? पहले जब वो कोई रिश्तेदार आता था, आप वो चूल्हा चौका कर देती थी, आता था तो बड़ी दिक्कत आती थी कि अभी तो हम करके फ्री हुए हैं, अब ये चूल्हा जलाना पड़ेगा चाय बनाने के लिए। अब तो आराम से 1 मिनट लगती है, तुरंत गैस चला के चाय बना देती है। तो ये सम्मान किसने दिया? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। गांव में पानी भर के लाते थे, दूर दूर से लाती थे कि नहीं लाती माता बहन? कुआं दूर होता था, किसी तालाब के पास में, किसी कोई अगर नदी होती थी उसके पास में कोई कुआं होता था, वहां से माता बहने सिर पर 2-2, 3-3 मटके रख करके लाती थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर घर नल से जल का अभियान चलाया और उस अभियान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफी पैसा दिया। लेकिन उस समय यहां कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने उस पैसे का भी सदुपयोग पूरी तरह से, जो कई जगह हुआ है, लेकिन वो भी नहीं होने दिया। तो ये काम भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। आपके जनधन के खाते खुलवाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और अभी आप देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में भी उनका अधिकार मिले, उनको 33% उसमें आरक्षण मिले। इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। और अभी आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा के अंदर बिल लेकर के आए थे, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने, क्योंकि वो नहीं चाहते, क्योंकि वो परिवार की पार्टी है, उससे संबंधित कुछ पार्टियां जो जाति की पार्टियां हैं, उन्होंने उसका विरोध किया और इस बिल को पास नहीं होने दिया। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि माता बहनों चिंता करने की जरूरत नहीं है, उस बिल को पास करेंगे और माता बहनों को 33% लोकसभा और विधानसभा में भी आरक्षण देने का काम करेंगे। तो हम चाहते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारी माता बहनें सशक्त होंगी तो हमारा समाज सशक्त होगा, हमारा गांव सशक्त होगा और हमारा प्रदेश सशक्त होगा, हमारा देश सशक्त होगा। अब आप देख रहे हैं कि लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हमारी बहनें पढ़ रही हैं, उनको शिक्षा हम फ्री दे रहे हैं। 10वीं पास कर लेती हैं, अच्छे अंक आते हैं तो इनको साइकिल देते हैं, 12वीं कर लेती हैं तो उनको स्कूटी देते हैं। जहां आवश्यकता है वहां छात्रावास भी खोल रहे हैं। लगातार हमारी सरकार उसके लिए काम कर रही है। मैं लगातार कहता हूं कि हमारी माता बहनें जिस तरह से काम कर रही हैं, उस हिसाब से उनका पूरा जीवन जिस तरह से उनका चलता है, लगातार हम उसके लिए काम कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि माता बहनों की शिक्षा भी फ्री है तो चिकित्सा भी फ्री है। अभी हमने
लगातार हमारी योजनाएं उसमें चल रही हैं। उसमें हमने मां बाबूचर योजना के माध्यम से उसमें भी हम काम कर रहे हैं। दिव्यांग जो हमारी बहनें हैं, गर्भवती बहनें हैं, उनको हम 5,000 से बढ़ाकर उनके 10,000 रुपए हमने कर दिए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में हमने 5,000 से बढ़ाकर के 6,500 रुपए किए। मां बाबूचर योजना जो हमारी गर्भवती बहनें हैं, हम गरीब को जानते हैं कि वो अगर सोनोग्राफी कराने जाएगी, जांच कराने जाएगी, 1,000-2,000 रुपए उसके लगते हैं। तो हमने कहा ये भी हमारा फ्री है, तो आप जाएंगी कोई माता बहन हमारी गर्भवती, उसकी सोनोग्राफी भी फ्री होगी, उसकी जांचें भी फ्री होंगी। इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। हमने 13 लाख से अधिक साइकिलों का वितरण किया है, 44,000 से अधिक स्कूटी वितरण किए हैं। और यही नहीं है, बहुत सारी योजना हमारी हैं जिनको हम कर रहे हैं। हमने महिला सुरक्षा के लिए भी काम कर रहे हैं। लाड़ो प्रोत्साहन योजना में 1,50,000 रुपए दे रहे हैं, जिसमें 7 लाख बालिकाओं को हमने दिया है। और राजीविका के माध्यम से हमारी लखपति दीदी बनाने का काम कर रहे हैं। हमारी बहनों का जीवन स्तर कैसे उठे, हमारी बहनें घर का काम भी करें और आर्थिक रूप से मजबूत भी हो, इसको भी हम कर रहे हैं। आप देखते हैं हमारी गाय भैंस के पशुओं की देखभाल हमारी माता बहनें करती हैं, और माता बहनें करती हैं तो हमने सोचा क्यों ना उनको उसका पूरा लाभ मिले, तो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। और हमने आप गाय भैंस का दूध निकाल करके जो डेयरी पे देने जाती हैं, उसमें 5 रुपए प्रति लीटर देने का काम हमारी सरकार उसमें करती है। 5 रुपए लीटर हमारी सरकार उसमें देती है। आपके जनधन के खाते खुलते हैं तो आपका एक भी पैसा नहीं कटता है, जो भी योजना का पैसा पूरा आपके खाते में आता है। मैं आपसे इतना ही कहूंगा माता बहनों कि हर तरह से हमारी माता बहनें कैसे मजबूत हो, आर्थिक रूप से वो कैसे मजबूत हो, इसके लिए काम हम करते हैं। हमारी लखपति दीदी हमारी आई होंगी, यहां लखपति दीदी हमारी होंगी, तो मेरा उन लखपति दीदी से कुछ मैं आपके सामने ही उनसे कुछ बातचीत में करूंगा। तो इसमें हमारी लखपति दीदी हमारी हैं चीकू देवी। चीकू देवी है, बैठिए बहन जी। देखिए, मैं कहीं और से नहीं, वो आपके ही क्षेत्र की बहन है। वो कैसे आत्मनिर्भर बनी है, वो अपनी जवानी खुद आपको बताएंगी कि उन्होंने क्या काम किया है, कैसे सरकार ने उनको संबल दिया है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो कैसे उन्होंने अपना काम किया है, वो खुद बताएंगे। मैं चीकू देवी जी हैं, बैंक सखी हैं आप, बैंक सखी हैं, तो आप अपनी कहानी बताइए चीकू देवी जी। नमस्कार सर, मेरा नाम चीकू देवी है। मैं जसुमपुरा ब्लॉक से बिलोंग करती हूँ और मैं मेरे एसएचजी का नाम है रानी भटियाणी। अच्छा। और मैं जसुमपुरा ब्लॉक से हूँ और मैं बीसी सखी हूँ। पहले मुझे इस राजीविका बारे में कुछ पता नहीं था, तो हमारे गाँव में सीआरपी टीम आई, तो उनके जरिए मुझे पता चला कि भाई हाँ कि 20-20 रुपए या 10-10 रुपए से बचत करने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है। तो मैंने उनके सीआरपी टीम के थ्रू मैंने जानकारी ली, फिर मैंने 10 महिलाओं का समूह बनाया। उससे पहले तो हमारे खाते में 15,000 रुपये की राशि आई, फिर ये T2 की 75,000 की राशि आई, फिर बाद में मैंने ये CLF द्वारा मुझे 1 लाख रुपए का लोन मिला, तो इससे मैंने घर में मुर्गी पालन शुरू किया, तो इससे मेरे आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आया। फिर बाद में मेरी एक्टिविटी को देखते हुए CLF द्वारा मुझे BC पद चुना गया। फिर CLF द्वारा रिफंड फंड मुझे 50,000 का मिला, ताकि जैसे मैंने वहाँ पे टेबल, कुर्सी, लैपटॉप वगैरह सब सामग्री लाई और मैंने दुकान की ओपनिंग की। इससे मुझे बहुत काफ़ी फायदा मिला
और मुझे मतलब महीने के 10,000 कमीशन मिल जाता है ट्रांजैक्शन के ऊपर। तो मेरे सालाना 1 लाख रुपए हो जाता है सालाना। फिर मेरा ये लखपति दीदी में चयन हुआ तो मुझे वहां से ये टैबलेट भी प्राप्त हुआ है। ये है मेरी कहानी सर, धन्यवाद। नहीं आप बताइए, नहीं अभी दीजिए उनको। हाँ। जब आप पहले आपने काम स्टार्ट किया था तो आपको क्या क्या परेशानी आई थी? पहले तो मुझे ज्यादा तो नहीं पता था, लेकिन जैसे जैसे मैंने सीआरपी टीम से संपर्क हुई ना, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर मैंने सारे वो जो होते हैं ना 7 रजिस्टर, तो उनके जरिए मुझे बीके का पद मिला और ये स्वयं सहायता समूह में। तो उन्होंने बताया कि रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है, क्या करना है। ये सारी मेरे को छोटी छोटी परेशानियां आई थी तो उन्होंने मुझे बता दिया। नहीं, घर वालों का कितना सहयोग मिला? घर वालों का और लोग क्या कहते थे आपके बारे में, क्या उनका चिंतन था, ये बताइए। है सर जी, मुझे घर वाले मना करते थे कि इसमें क्या है, ये स्वयं सहायता पैसे लेना देना, अपने खुद की बचत खुद के बैंक में कर लो। तो वो डांटते थे कि नहीं करना। फिर मेरे ज्यादा सपोर्ट रहा मेरे हस्बैंड जी का, जो अभी यहाँ पे है। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, पहले आप समूह में जुड़ो, देखते हैं कि क्या फायदा होता है। फिर उन्होंने मुझे समूह में जुड़ने का परमिशन दिया। तो मैंने मेरे समाज की 10 औरतों का समूह बनाया। क्या हुआ सर? हाँ जी आप बताइए। हाँ, तो मेरे हस्बैंड जी का मेरे साथ बहुत सपोर्ट रहा। और फिर अपने ये जसवंतपुरा ब्लॉक से रामसिंह क्लस्टर से मेरे को बहुत सहयोग मिला। और बाकी छोटी मोटी जो परेशानियां थी उन्होंने मेरे को बहुत सहयोग किया और मेरे को मोटिवेट किया कि आपको इसमें जुड़ने से क्या क्या फायदा है। फिर मैं बीके के पद पे लगी, फिर अभी मैं बीसी के पद पे हूँ और मेरी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आया है। बहुत अच्छा। आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने मेहनत की और आज ये लखपति दीदी बन गई। एक बार ताली बजाइए। अगली बहन है हमारी भैरू निशा बानू। मेरू निशा बानू जी नमस्ते सर। जी मैं मेरू निशा, मैं जसवंतपुरा ब्लॉक से हूँ सर। मैं डीएस की पद पर हूँ। मैं राजविका में 4 साल पहले जुड़ी थी सर। पहले सर मुझे राजविका के बारे में कुछ इतना नॉलेज भी नहीं था। धीरे धीरे जुड़ने के बाद इसके बारे में मुझे पता चला सर। फिर राजविका में मैं जुड़ी। मैंने 10 रुपए बचत से सर स्टार्ट किया था। धीरे धीरे मैंने इसमें पैसे बचाकर धीरे धीरे मेरी आजीविका बढ़ाती गई सर। 15,000 मुझे मिले, 75,000 मिले। फिर सर मुझे यहाँ राजविका में डीएस के पद पर कार्य भी मिला, जिससे मैं पूरे ब्लॉक की डेटा एंट्री का काम करती हूँ सर। जिससे मुझे मैं मतलब मंथली 9,000 10,000 के आसपास मुझे मानदेय मिलता है सर। और मैं सर सीआरपी का भी काम करती हूँ, जिसपे लखपति दीदी की जो भी एंट्रियां होती है वो करती हूँ। उसमें मुझे मंथ उसमें भी 2,000 मिलता है। जैसे करके मुझे 12-13 हजार का महीने का इनकम हो जाती है सर। मुझे बहुत फायदा है राजीविका से, और राजीविका से हमारी आर्थिक स्थिति में भी सुधार है सर। और हमें बाहर महिलाओं से सबसे मिलने का मौका मिलता है, हमें बाहर खुल के जीने का भी मौका मिलता है। हम अपने परिवार में भी कह सकते हैं हम बाहर जाते हैं और महिलाओं का भी उत्साह बढ़ाते हैं आगे जाके सर। बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है? बच्चे जी सर बहुत अच्छी चल रही है। तो आप कितना कमा लेती हैं? मैं सर महीने का कभी 11,000 भी होता है, कभी 12 भी हो जाता है, कभी 10 का भी। जैसे एंट्रियां करती हूँ वैसे मेरा काम सर पैसे मिलते हैं मेरे को। चलिए बहुत अच्छा। अब आप देख रही हैं कि घर का काम भी करती हैं, वहां से निकल करके अपना बैंक का काम भी करती हैं, एंट्री भी करती हैं। जी सर। और ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये योजना राजीविका की लखपति दीदी की योजना ये चलाई है। आज इसमें 22 लाख बहनों को ट्रेनिंग इसमें राजस्थान के अंदर मिली है और लगभग 17 लाख बहन हमारी लखपति दीदी बन गई हैं। जी सर।
ऐसे ही हमारी ठीक बहन, थैंक यू। अगली बहन हमारी रमीला देवी हैं। रमीला देवी, सभी दीदियों के नमस्ते। मेरा गांव राजपुरा है। मेरे समूह का नाम मेरड़ी माता है। मेरे ग्राम संगठन का नाम है जैनुवान। क्लस्टर का नाम जयमेवाड़ है। उसमें मैं जुड़ी हुई हूँ। मेरे पैसों की दिक्कत थी, समूह में जुड़ी 2019 में मैं समूह में जुड़ी हुई थी। तो क्लस्टर में थी, 2 लाख रुपए में लोन उठाई। तो सुंदा माता में दुकान डाली, वहाँ पे दुकान डाली। तो अभी मेरा रोजगार अच्छे चल रहे है। कितना कमा लेती हैं? एक साल का 7 लाख रुपए 8 लाख रुपए मिल जाते हैं। 7-8 लाख रुपए कमा लेती हैं? 1 साल का सर। 1 साल का? हाँ। बहुत अच्छा। अब देखिए, आपकी ही बहन है, आपकी दीदी है, आराम से कमा लेती है। बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छा, धन्यवाद। अगली दीदी है हमारी ज्योत्सना देवी, सुंदा माता इनका वो है, ज्योत्सना जी। सभी दीदी को नमस्कार। मेरा नाम ज्योत्सना देवी है, गांव आलड़ी है, तहसील रानीवाड़ा है। मेरे समूह का नाम सुंदा माता है। सन 2019 में मैं समूह में जुड़ी हुई थी। समूह में जुड़ने के बाद समूह में 10 महिला जुड़ी थी। इसमें मैं बीके के कार्य पर थी। फिर मैंने ग्राम संगठन में बीके का कार्य किया। उसमें महीने का मेरे को 500 रुपया मिलता था। मैंने सोचा 500 में मेरे घर का कैसे चलाऊंगी। फिर मैंने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। फिर मैं राजीव का मेरा CLF बना 2021 में। तो CLF में मैं लेखापाल के कार्य पर रही। वहाँ पे मेरे को 7,500 रुपये मिलते थे। धीरे धीरे करके मेरे को 8,500 मिलने लगे। फिर मैं 3 साल लेखापाल में कार्य किया। फिर धीरे धीरे मेरे को क्लस्टर मैनेजर में लगाया गया। फिर मेरी सैलरी 15,000 कर दी। तो मेरे घर का ही मैं चलाती हूँ और मेरी बहनों का सहयोग भी मैं करती हूँ। बहुत। अब कितना कमा लेती हो दोनों में मिला करके? मैं महीने का 15,000 कमा लेती हूँ। 1 साल का 1,44,000 कमा लेती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब ये देखिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए हमारी बहनों के थोड़े से प्रयास से उनके जीवन में कितना बदलाव हुआ है। पहले जब आती थी तो लोग क्या कहते थे, घर वाले क्या सपोर्ट करते थे, वो भी बताइए थोड़ा सा। पहले फर्स्ट बार मेरे गांव में दीदी आई तो मेरे को बताया कि आप बहन समूह में जुड़ जाओ। तो मैंने बोला इसमें क्या है, एक बार मेरे को समझाओ। फिर उन्होंने मेरे को समझाया। तो फिर मैं समूह में जुड़ी, मेरा नाम लिखाया। फिर जयपुर से कॉल आया कि आपकी ट्रेनिंग है, आप आ जाओ एक बार। तो मेरे पास में पैसे नहीं थे। तो मेरी सास को मैंने बोला मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे पास में कॉल आया है। मेरा बच्चा छोटा था, 1 साल का था। फिर मेरी सास ने अड़ोस पड़ोस के पास में से 500 रुपये लिए। फिर मैं 500 लेके उदयपुर गई। वहाँ पे गई तो मेरा पर्स गुम गया। मैंने दूसरी महिला से सहयोग लिया। उन्होंने मेरे को 1,000 दिया। 15 दिन के लिए मैंने 1,000 खर्च किया। साथ में छोटा बच्चा था। 15 दिन ट्रेनिंग करके मैं आई वहाँ से। फिर घर पे आई। फिर मैंने लेखापाल की ज्वाइनिंग की। अब देखिए कितनी परीक्षा ली। उन्होंने 500 रुपए लेके गई, वो भी पर्स गुम हो गया। और उसके बाद उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और काम किया। देखिए, ये सभी बहनों को सीखने के लिए है कि कोई भी परिस्थिति हो, जब हम मन बना लेते हैं काम करने का तो हमें कोई नहीं रोक सकता। और इसलिए हमारी ये ज्योत्सना देवी आज आप कह रही हैं 1,44,000 रुपए ये साल के कमाती हैं। बहुत बहुत अच्छा बहन, बहुत अच्छा सर। और भी मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। थैंक यू बहन, बहुत अच्छा। तो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं? हाँ, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा दीदी। मेरे घर वाला का सहयोग है मेरे। बहुत अच्छा।
अगली बहन हमारी है जो पशु सखी है, श्रीमती ममता जी। नमस्ते सर, मेरा नाम ममता देवी है। मैं रानीवाड़ा ब्लॉक से हूँ और मैं समूह में जुड़ी हुई एक सदस्य हूँ और मैं पशु सखी का कार्य करती हूँ। पशु सखी जैसे कि मैंने पहली बार लोन लिया समूह में जुड़ने के बाद में, मैंने लोन लिया बैंक से लोन लेने के बाद में मैंने भैंस खरीदी। भैंस खरीदने के बाद में फिर मैंने सोचा कि अब भैंस तो खरीदी, अब क्या करूंगी। फिर भैंस माँ बनने वाली, फिर माँ बन गई। फिर मैंने डेयरी पे दूध चालू कर दिया था। फर्स्ट बार मेरा दूध 1 महीना का 1500 का हुआ। फिर उनका खर्च निकाला तो मेरे को कुछ मिला नहीं। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी कि देखते आगे आगे क्या होता है। फिर अगले महीने 3000 का हुआ, फिर अगले महीने 6000 का हुआ। हमारा खर्चा वगैरह निकालते हमें 10,000 मिलने लगे महीने के। 10,000 मिलने लगे। फिर हम हमारा घर चला रहे हैं। और भी हमने एक लोन फाइल तैयार करवाई है बैंक में कि हम चाहते हैं कि हम और भी भैंस खरीदे और भी हमारा इनकम बढ़ाए और हमारे घर गृहस्थी को हम संभाल सके और हम भी अपने पैरों पे खड़े हो सके। और हम और भी चाहते हैं कि जो हमारे अड़ोस पड़ोस में महिला रखती है, भैंसे पशु पालन करती है, उनको भी हम समझाते हैं कि इस तरह का पशु को पालना है, इस तरह का बाड़ा रखना है, इस तरह को खिलाना है, पिलाना है, इस तरह को पशु को रखना। जैसे कि हम स्वस्थ रहते हैं तो उनको भी स्वस्थ रखना चाहिए। और हम उनको खान पान के बारे में भी बताते हैं उनको, जैसे कि वो क्या खिलाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए, चारा क्या देना चाहिए। हाँ, चारा क्या देना चाहिए। और वो हम ईट लवन के ईट के बारे में बताते हैं, उनको समझाते हैं। और हम चाहते हैं कि और भी महिला हमारे जैसे आगे बढ़े। और जो नहीं जुड़ी हुई महिला उनको भी हम कहते हैं कि आप भी जुड़ो और हमारी आजीविका बढ़ो। हम चाहते हैं कि हमारी आजीविका बढ़े और सभी महिला को हम कहते हैं कि जुड़ो समूह में सुनने से हमारा फायदा ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं। हम भी पहले घर से आने से डरते थे, घर वाले मना करते थे। समूह में क्या है, समूह है क्या सीजिए। फिर हम भी जैसे कि आते हैं, हम जयपुर तो देखा भी नहीं, जयपुर कैसा है देखा भी नहीं। फिर हम जयपुर गए, जयपुर में कम से कम 30,000 महिला आई तो हमारे घर वालों को देखा कि देखो महिला को खुले से जीने तो कोई महिला खराब नहीं है। महिला खुद भी चाहती है कि हम भी जेंट्स के जैसे जिए। और हम गए जयपुर में, फिर हमारी ट्रेनिंग जालोर में हुई। फिर हम उधर उधर होते रहते हैं तो जैसे कि आप जैसे बड़े लोग बताते हैं तो हम आने के लिए तैयार होते हैं। फिर हम जाते हैं कि पड़ोस वाली भी महिला कहती है कि देखो ममता जी जा रहे हैं, उनको जाने में कोई डर नहीं है तो हम क्यों नहीं जा रहे, हमें भी भेजो ना। तो उनके घर वाले बोलते हैं कि जाओ, हमें जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं होता है। और बहुत है धन्यवाद राजविका को हमें आगे लाने के लिए, महिला को बहुत बहुत धन्यवाद है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और ऑल द बेस्ट। नहीं, आप ये बताओ, जब पहले दिन आप जुड़ी तो आपको परिवार, घर, सास ससुर, इनसे क्या परेशानी हुई, क्या कहते थे वो कहते थे, सभी के सामने बताइए आप। वो बोलते थे कि देखो आप बहू हो और आपको गांव वाले लोग कहेंगे देखो कि आपकी बहू है और आपको बाहर जाने का कोई नहीं, जाना नहीं चाहिए। आप एक बहू है तो क्या हुआ। मैंने सोचा बहू है तो फिर आपको जो कह रहे हैं ना लोग, वो भी आपको बोलेंगे कि देखो आपकी बहू ने नाम रोशन किया और दूसरी बहुओं को भी लेकर जा रही है। देखो मैंने थोड़ी ना नाम खराब किया। राजविका में जुड़ने के लिए कितनी महिलाओं को सहयोग किया और कितनी आज मेरा विश्वास कर रही है। लड़कियां भी हमारे भरोसे छोड़ते हैं, माँ बाप उनके 18-18, 20-20 साल की लड़कियां, वो भी हमारे साथ में। जयपुर जैसे कि कोई बीके है, डीएस है, बैंक मित्र है, वो भी हमारे साथ में आते तो उनको भरोसा है कि ये गलत नहीं है, सही और अच्छा काम कर रही है। और सभी महिला को हम कहना चाहते हैं कि घर में बैठने से कुछ नहीं होगा, आपको आगे बढ़ना है। हमें महिला को घर में नहीं बैठना, आगे बढ़ना है और बढ़ना भी चाहिए। हमारे सरकार का इतना साथ है। चलिए एक बात बताइए, आप घर से जाती थी जब कहते थे, लेकिन अब क्या कहते हैं वो? अभी तो मना नहीं करते हैं, अभी तो बोल रहे हैं कि अच्छा है। गांव वाले, हमारे समाज के लोग, वो भी
कहते हैं कि आपकी बहू ने तो आपका घर का नाम रोशन किया, आपका नाम रोशन किया, पति का नाम रोशन किया है। नहीं, पहले तो आपको जानते थे, ये उनकी पत्नी है, और अब कैसे जानते हैं? वो भी बताओ पूरा। सब गांव वाले बोलते बस सकी है। सही बात तो आपने अब भी नहीं बताई। मैं नागौर में जब मैंने बहनों को बुलाया था तो वो राजपूत थी, वो बहन मेरी कवर थी। उन्होंने मेरे को बताया कि हमारे यहाँ पर्दा प्रथा थी, हमको निकलने नहीं दिया जाता था। हम निकलते थे तो सब घर वाले सास ससुर कहते थे कि कहाँ जा रही हो आप, नहीं जा सकती। तो कहेंगे कि फलाने के बेटे की बहू या उनकी पत्नी ये वहां जा रही है। अब उन्होंने जिस दिन मेरे को बुलाया, मेरे से कहा कि अब उनके नाम को कोई नहीं जानता है। वो ये कहती ये कौन है, कि ये उस बैंक वाली के घर वाले हैं। इसी तरह से आपको कहते हैं कि ये जो पशु सखी है उसके घर वाले। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। देखो माता बहनों, मैं एक बात यही कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी यही कहते हैं, हमें आर्थिक रूप से सशक्त होना है। एक बहन ने बताया मेरे को, वो बताते बताते उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस बहन ने कहा मेरे से कि जब मैं मेरे गांव जाती थी और मैं पैसे मांगती थी तो पैसे देते, बड़ी मुश्किल से पैसे देते थे, और पैसे दे देते तो मैं जाती थी तो वापस कहते थे कि बताइए कितना बचा है आप पर, वो वापस करिए। तो वो वापस करती कि इतना बताया कि आपको कुछ क्या कहते हैं, वो विदा भी मिली होगी, क्या कहते हैं उसको, अरे बेटी जाती है देते हैं, हाँ हमारे तरफ विदा कहते हैं उसको, सीख बोलते हैं। तो वो भी मिली होगी, क्योंकि वो भी जोड़ करके देनी पड़ती थी। और आज वो ये कहती है कि जो वो ये कहते थे कि हम पैसे, अब वो मेरे से पैसे मांगते हैं, मैं उनको हंसी खुशी पैसे देती हूँ कि आप ले जाइए, आपको कितना पैसा चाहिए। तो देखो, जब तक हमारी माता बहनें आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होंगी, आप अपने परिवार का, अपने पति का, अपने सास का, अपने ससुर का सहयोग करती हैं। वो एक मेरे को दीदी बता रही थी, उनकी सास कहती है कि अगर आपकी राजीविका में आप पैसा नहीं कमाती तो मेरा सारा कौन होता। अब वो कहती है कि अब मेरी अगर कहीं ट्रेनिंग होती है, मेरे को जाना पड़ता है, तो सासू माँ उनको बुलाती है कि पहले इस बहू को लेके जाओ, इनको वहां छोड़ करके आओ और लेके आना, वहीं रहना, और लेकर के यहाँ वापस गांव मोटरसाइकिल से लेके जाओ और छोड़ के जाओ। यहाँ इतना बड़ा काम कर रही हैं माता बहनों। मैं यही कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार इसमें है कि हमारी माता बहनें कैसे सशक्त हों, कैसे मजबूत हों, और किसी भी क्षेत्र में हों। और हमारी माता बहनें कुछ भी कर सकती हैं, कोई भी काम हो। आज आप देख रहे हैं हमारी बहनें सेना में किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में काम किया, आप सबने देखा। मेरा तो जो मैं हेलीकॉप्टर, आज तो मेरा दूसरा है, मेरा हेलीकॉप्टर लेके आती है मेरी वो बहन, उड़ाती है। बहन, मैं जाता हूं हेलीकॉप्टर में, मेरी बहन लेके जाती है उसको, हेलीकॉप्टर को उड़ाती है। कई पायलट हवाई जहाज उड़ा रही है। हम यही कहना चाहते हैं आपसे कि आप सशक्त बनो, और लगातार हमारी सरकार हमारे युवाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए वैकेंसी निकाल रही है। 1.25 लाख हमने अब तक 2.25 साल में हमने 1.25 लाख नियुक्ति पत्र दिए। मेरे पास एक सूची आई है जो हमारी यहाँ बहनों की, जो हमने इसी गांव से ही हैं। श्री गीता बिश्नोई जी हैं, गीता जी हैं यहाँ के, आप हैं, वाह, आप बताइए आपकी, आप उनको दीजिए। देखिए ये बहन है, यहीं की है, और ये एएनएम बनी है। बताइए बहन। माननीय मुख्यमंत्री को हम सबकी तरफ से हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम गीता बिश्नोई है, मैं गांव कुकावास की हूँ। अभी हाल ही में मेरा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर चयन हुआ है। मैं यहाँ धनपुरा में पोस्टेड हूँ। पहले मैं संविदा पे कार्यरत थी, 7 साल तक काम किया था उधर, पहले मतलब कहीं दूसरी जगह। फिर आपकी सरकार के द्वारा जो नियमित भर्ती निकली थी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की 2023 में, उसमें मेरा नियमित रूप से चयन हुआ।
अभी मैं नियमित रूप के पद पे मतलब नियमित रूप से एएनएम के पद पर पोस्टेड हूँ। इसमें मतलब अभी बहुत खुश हूँ कि मेरा परमानेंट में सिलेक्शन हो गया है। बेरोजगार से मतलब रोजगार मिल गया है। इसलिए हम सबको मतलब युवाओं को आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत अच्छा। आपको कोई किसी तरह की परेशानी तो नहीं हुई? नहीं जी सर, परेशानी ऐसा कुछ नहीं है जी। हाँ, काम हमने पहले कर रखा था, अभी कोई परेशानी ऐसा कुछ चलिए नहीं हुआ। बहुत अच्छा सर धन्यवाद। अगली हमारी दीदी है ममता कुमारी। ये मैं यहीं की बहन है ये। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, अधिकारीगण एवं ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ममता कुमारी है। मैं एएनएम पद पर कार्यरत हूँ और मैं 2025 में लगी हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। तो आप 2025 वाले बैच के हैं? हाँ, एनएचएम पे हूँ। एनएचएम में। बहुत अच्छा। अगली ये भाग्यवती हैं? माननीय मुख्यमंत्री साहब का बहुत बहुत अभिवंदन करती हूँ। मैं भाग्यवती कुमारी गांव थोबऊ से बिलोंग करती हूँ और पहले मैं एनएचएम 2017 में धांडा चांचौर ब्लॉक में धांडा गांव में पोस्टेड हुई थी। वहां पे 7 साल मैंने काम किया था। फिर बाद में मैं 2023 में मेरे परमानेंट भर्ती में सिलेक्शन हुआ था। फिर बाद में मैं यहाँ भिनमाल ब्लॉक की निवास गांव में पोस्टेड हूँ और मैं एक किसान की बेटी हूँ। बहुत अच्छा। हाँ। तो आप अपनी पढ़ाई करके आराम से हाँ। आपको एएनएम बन गई हैं। हाँ जी। तो आज गांव वालों की सेवा कर रही है ना? हाँ जी सर, मैं तो काम हमारी इन माता बहनों को जो आप गांव में जाती हैं, आपको जिम्मेदारी हो गई डबल। आपको एएनएम तो है ही, वो काम तो करना ही है। हाँ जी सर। लेकिन हमारी ऐसी बहनें हैं, उनको जागरूक भी करना है। हाँ जी सर, मैं करती हूँ सर। हाँ। हाँ, जो 10वीं पास करके पूछते हैं लोग कि आपने कैसे एएनएम किया है, आप कैसे बाहर गए, हमको भी बोलते थे कि आप हमारे पिताजी को आपकी इतनी बड़ी लड़की कहाँ भेज रहे हो। गांव वाले भी बोलते थे मैं कि हाँ, एग्जाम देने के लिए मैं खाली जाती थी, मैं सारी पढ़ाई मैं घर पे ही करती थी। और हमारी साथी वाली बहनों को भी ऐसे ही शिक्षा देती हूँ कि आप घर पे पढ़ाई करो और नहीं जाने दे तो आप घर पे ही पढ़े और एग्जाम देने के लिए खाली अपन बाहर जाएं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी सर। थैंक यू बहन अनीता जी। धन्यवाद सर। अभी हमारी एक बहन है अनीता जी। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनीता गोदारा है। मैं सर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। सर मेरी वैकेंसी आई थी 2022 में, तब फरवरी में एग्जाम हुआ था 17 फरवरी को, लेकिन वो पेपर लीक हो गया था। तो फिर जब सर आपकी गवर्नमेंट आई थी 2023 में, तो फिर 27 दिसंबर के लगभग आपने वो एग्जाम कैंसिल करवाया था और फिर 3 मार्च को वापस एग्जाम करवाया था। वो एग्जाम पूरी पारदर्शिता से हुआ था। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए बहुत अच्छा अनीता जी। और सबसे बड़ी खुशी मुझे होती है कि हमारे किसान परिवार की बेटी, गांव की बेटी अपने कौशल से, अपने विवेक से, अपनी मेहनत से जब परीक्षा पास करके अपने माँ बाप का सहारा बनती है, इससे ज्यादा माँ बाप को और खुशी कोई नहीं हो सकती। और मैं कहता हूं कि ऐसी बहनों को हमें सभी को आगे बढ़ाना चाहिए, उनको सुविधा देनी चाहिए। और जब मैंने इनको बहनों को बजट से पहले जब मैंने मेरे बजट के सुझाव के लिए बुलाया था, तो उन बहनों ने मेरे को एक सुझाव दिया था। गांव वालों से मैं कहना चाहता हूं, उन बहनों ने मेरे को सुझाव दिया कि सर हम पढ़ने के लिए शहर हमें आना पड़ता है, शहर में हमें कमरा लेना पड़ता है, हमें हॉस्टल में रहना पड़ता है, आप ऐसी सुविधा हमारे गांव में क्यों नहीं करते। मेरे दिल में उसी दिन बात बैठ गई थी कि ऐसी हमारी बहुत बहनें हैं जो गांव में रहती हैं, मेहनत करना चाहती है, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। गरीबी बहुत बुरी होती है मेरे भाइयों। ऐसी बहनों को परिवार में जब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है
तो उनको वो मौका नहीं मिलता है। वो किसी से कम नहीं है, उनके अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन मौका नहीं मिलता। इसलिए हमने घोषणा की कि हर गांव हर पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र का निर्माण कराएंगे, जिससे कि वहां लाइब्रेरी भी होगी, ई लाइब्रेरी भी होगी, कंप्यूटर भी होगा, और माँ बहन, हमारी बहनें भाई बैठ करके एक स्थान पर पढ़ सकेंगे, वहां फॉर्म भी भर सकेंगे। पहले चरण में हमने राजस्थान के अंदर हमारी पहले 11,500 पंचायत थी, अब हमारी लगभग 14,000 पंचायत हो गई है। 2,500 पंचायतों में हमने अटल ज्ञान केंद्र के ऑर्डर कर दिए हैं, और वहां पूरी सुविधा के साथ वो बनेंगे, तो हमारे ऐसी बहनें और हमारे युवा उसमें आराम से पढ़ सकेंगे। ये इनका सुझाव था, इसलिए हमने अटल ज्ञान केंद्र को खोलने का काम गांव में किया है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे गांव की हमारी बहनें, हमारे भाई जो शहर नहीं आ सकते, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, वो वहीं रह करके पढ़े, अपने माँ बाप का सहारा बने। क्योंकि हर पिता को उम्मीद होती है कि मेरा बेटा मेरी बेटी पढ़ेगी तो मेरा वो सहारा बनेगी। हम चाहते हैं कि जो माँ बाप को उम्मीद होती है और हमारे बच्चों को भी उम्मीद होती है कि हम माँ बाप हमारे किसी मेहनत कर रहे हैं, हमको भी पढ़ करके उनका एक सहारा बनना है, तो इसलिए हमने अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना उसमें की है। आने वाले समय में हम सभी पंचायतों में अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना करेंगे, जिससे कि हमारे भाई बहनों को पूरी सुविधा उसके लिए मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, अनीता जी। अब मैं पटवारी हैं हमारी 2 बहन, मैं उनको भी बुलाना चाहता हूं। हाँ, मेरी बात करो, 2 मिनट में आता हूं मैं। चालू करना। ये ले लो। हेलो। भारत माता की, भारत माता की। इतो धीरे जय वगैरह के कोई भारत माता की। मैं तो देखा कोई था बातचीत करा ते करा, मुख्यमंत्री जी आवे 2 मिनट में, लेकिन धीरे धीरे जय हो गया। जय इन तरीके नहीं करना एकदम। अब तो पता चल रही है कि लखपति दीदी इतना रुपया कमा रहे हैं, इतनी नौकरी कर ली, और अब एकदम धीरे से जय भारत माता की। हाँ तो आओ है ना जोश एकदम। कितना बढ़िया प्रोग्राम, शानदार। मात्र 26-27 महीने की सरकार। पहले एक समय होता कि 5 साल में शकला को नहीं बताता, नेता लेवता वोट। और मुख्यमंत्री जी हर साल इन तरीके को रथ आप लोगों के बीच में। अतः कर नहीं सकूं, फोन चल रहा। चलो वापस करो।
हाँ जी, पहली हमारी दो बहनें हैं, पटवारी हैं, दृष्टि मूलचंदानी, बहुत अच्छा बेटी, आइए। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं समस्त अतिथिगण को मेरा प्रणाम। मेरा नाम दृष्टि मूलचंदानी है, मैं जालोर की निवासी हूँ। मैं लंबे समय से कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। आपके द्वारा निकाली गई पटवारी विज्ञप्ति में मेरा चयन हुआ। मैं पटवारी पद पर चयनित हूँ अभी, और मैं अभी पटवारी प्रशिक्षण रामसिंह उप तहसील जसवंतपुरा में अभी पटवारी प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हूँ। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने हमें इस बेरोजगारी से बाहर निकाला और हमें रोजगार प्रदान किया। मैं आपके द्वारा इस मुहिम पारदर्शिता की तरफ आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहूंगी। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा बेटी। पापा का नाम अमित मूलचंदानी है और जालोर की निवासी हूँ। बहुत अच्छा बेटी, बहुत अच्छा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 2.25 साल के अंदर हमने वैकेंसी निकाली। जैसा बेटी ने बताया कि पारदर्शिता की साथ में हमारे भाई बहनों ने पेपर दिए और उनका चयन हुआ। और मुझे खुशी इस बात की होती है कि गांव से निकल करके हमारे भाई बहन का चयन होता है। ऐसे बच्चों का होता है जिनकी आवश्यकता होती है और वो मेहनत मन लगा करके मेहनत करते हैं और पढ़ते हैं, तो मन में बड़ी खुशी होती है। अभी अगली बेटी है हमारी रुचिका, वो भी पटवारी है। माननीय मुख्यमंत्री और समस्त अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रुचिका है। मैं बहुत लंबे समय से मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही थी, पर आपके द्वारा निकाली गई पटवारी भर्ती 2025 की विज्ञप्ति में मेरा अंतिम रूप से चयनित हुआ। वर्तमान में मैं अस्थायी पटवार प्रशिक्षणशाला रामसिंह में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हूँ। और आपकी सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने जिस पारदर्शिता के साथ अब हर परीक्षा का आयोजन करवाते हैं, उससे युवाओं में बहुत हौसला बढ़ता है और वो बहुत आगे आने का उनको अवसर प्राप्त होता है। मैं आपका बहुत बहुत और आपकी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत अच्छा। लेकिन आप माता पिता की सेवा तो कर रही हैं ना सभी? जी सर। हैं? जी सर। माता पिता को नहीं भूलना है, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जी सर। मैं सभी मेरे युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि हमारे परिवार में, घर में जब कोई भी व्यक्ति ऊंचाइयों को छूता है या रोजगार प्राप्त करता है, उससे सभी की आशाएं बनती हैं। और मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि वो अपने माँ बाप का, परिवार का, दादा दादी का, काका काकी, ताऊ ताई, उस परिवार का अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से उनकी जो दुआ मिलेगी वो हमें बहुत आगे लेकर के जाएगी। हमें हमारे जीवन में माँ बाप के संस्कार और हमारे जो व्यवहार है वो हमेशा काम आता है। और हम उस व्यवहार के साथ साथ संवेदनाएं भी आवश्यक है। हमको ये नहीं करना चाहिए कि हम तो अब ये हो गए, हमारे तो कोई चिंता नहीं है। मेरे भाइयों बहनों में एक ही बात कहता हूं, कोई किसी से बड़ा नहीं है, कितना भी बड़ा हो जाए। हमने हमारे समाज का, हमारे उन लोगों का, सबका ध्यान रखते हुए बढ़ना है। मेरी माता बहनों, हमारी डबल इंजन की सरकार चाहती है कि हमारी माता बहनें मजबूत हो, हमारा किसान मजबूत हो। आपके बाद में किसानों से भी बात करूंगा, मेरे युवाओं से भी बात करूंगा, क्योंकि भाई वो होता है जो समय पर काम आता है। भाई वो नहीं होता जो जब परेशानी आती है तो वो दूर हो जाता है।
इसलिए हम युवा नीति लेकर के भी आए हैं। हम रोजगार भी दे रहे हैं और हमने कहा है कि हम युवाओं को 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 6 लाख हम प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी देंगे। आप सबने देखा है कि सरकारी में हमने 1.25 लाख नियुक्ति पत्र दे दिए, 1,35,000 हमारे प्रक्रियाधीन हैं और 1,25,000 का हमने कैलेंडर निकाल दिया। और वो कैलेंडर ये निकाला है कि इस दिन वैकेंसी निकलेगी, इस दिन फॉर्म भरेंगे, इस दिन परीक्षा होगी और परिणाम आएगा और हम नियुक्ति पत्र देंगे। क्या कभी ऐसे कभी कैलेंडर निकला है क्या राजस्थान के अंदर? आप बताइए। और मेरे को एक बार खड़े होंगे, उधर खड़े हैं तो युवा हाथ करेंगे। ऐसे जो कंपटीशन देने वाली हमारी बहनें हैं कितनी हैं और युवा हैं कितने हैं, एक बार हाथ खड़े करिए। हमारी बहनें भी उधर हैं, वो हाथ खड़े करें। उधर युवा भी जो पेपर देने वाले हैं, युवती हैं हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मैं कहना चाहता हूं, तैयारी करिए, पूरी मेहनत करिए। आप मेहनत करेंगे, ईश्वर आपको अच्छा परिणाम देगा और हमारी सरकार पूरी तरह से युवाओं के साथ है। धन्यवाद। एक बात और मैं आपसे कहूंगा अंत में। सर दो मिनट एक बात कहनी थी कि भरतपुर में सर आपके गुरु श्रीमान करण सिंह जी भदौरिया को आप शायद जानते होंगे। करण सिंह भदौरिया जो प्रिंसिपल रहे थे जी, वो तो इधर के धौलपुर साइड के, मुरैना साइड के थे। जी। उनके पुत्र श्रीमान सतीश सिंह जी भदौरिया जो आपके डूंगरपुर प्रवास के दौरान आपके साथ में रहते थे, उनका भी देहांत हो चुका है। तो मैं उनकी पुत्रवधू हूँ। अच्छा। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी। मैं सर आपके बस एक छोटी सी विनती है, मैं चरण स्पर्श करना चाहती हूँ सर, अगर ना आपकी। चलिए बहन, अब यहीं से हो गया आपका, आपने कह दिया और मेरा हो गया। जी, धन्यवाद। आपने कह दिया, उसी से हो गए। जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा। मेरे करण सिंह भदौरिया जी मेरे प्रिंसिपल रहे हैं। बहुत ही, मैं क्या कहूं उनके बारे में। प्रिंसिपल थे जब मैं 9वीं 10वीं में पढ़ता था, और वो जब पैदल आते थे 8 किलोमीटर चल करके, साधन नहीं था, लेकिन उनकी खासियत ये थी कि बिल्कुल समय पर वहां से चलते थे, 8 किलोमीटर पैदल चलते थे और समय पर आते थे। और उनकी अनुशासन बहुत कड़ा था उनका। सतीश जी मेरे को, मैं डूंगरपुर जाता था तो मिलते थे, अब मेरे को ये जानकारी नहीं है जी। अभी लास्ट ईयर से 11 फरवरी को उनका देहांत हो गया, तो ना इसलिए तो सर मैं अभी सर अध्यापिका पद पे जसवंतपुरा केजीबीवी में नियुक्त हूँ, यहाँ जसवंतपुरा ब्लॉक में। चलिए बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? नेहा चौहान। बहुत अच्छा जी बहुत अच्छा। सर एक जरा सा लेटर था केजीबीवी वालों की तरफ से, अगर चाहे तो वो दे दूं आपको अभी? हाँ, दे देना अभी। जी सर, धन्यवाद। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, किसी भी क्षेत्र में हमारी माता बहनें काम करें, कोई भी काम बुरा नहीं होता है। और दूसरा, मैं एक बात किसानों के जब आएंगे, जब मैं उनसे कहूंगा, और किसान खेती का काम, पशुओं का काम, इससे बढ़िया, क्योंकि मैं इसलिए कहना चाहता हूं हमारे युवा उससे अलग हटने लगे हैं। कुछ लोग खेती के काम को ऐसा समझने लगे कि ये तो खेती करते हैं, ये पशु पालते हैं। अरे भाई, वो हमारा काम है। हमारे बुजुर्गों ने हमारी इस जमीन को, हमारे इस विचार को, हमारे जमीन को कैसे कैसे उन्होंने रखा है, इसका हमें ध्यान रखना है। हमें कोई भी काम हो, सरकार लगातार आपको मौका दे रही है। किसानों की बारी आएंगी जब मैं बताऊंगा हम आपको कितना दे रहे हैं। सरकार पूरी तरह से सहयोग कर रही है। हमें कैसे आत्मनिर्भर बनना है, हमें कैसे आगे बढ़ना है। किसानों से कहता हूं, किसानियत अगर अकेली खेती होती है तो बचत कम होती है। हमें लाभ की खेती कैसे बनानी है, इन सारी बातों पर चर्चा होगी, क्योंकि मुझे पता है कि माता बहनें हमारी जाएंगी, क्योंकि इनके कई काम इंतजार कर रहे होंगे घर पर। और अगर घर समय से नहीं पहुंची तो जब तक वो लोग पहुंचेंगे, जब तक खाना भी आप बनाओगी, मुझे पता है। और ये कहेंगे आप वहां चली गई, हमारे को तो खाना नहीं मिला। यही है ना, है कि नहीं, ये बताओ। हमारी बुजुर्ग माता है, हमारी पेंशन आ रही है ना, आपकी पेंशन आ रही है ना। अब पैसा तो नहीं करता है पेंशन में दे,
पूरा का पूरा आता है कि नहीं आता है? हमें पता है कि हमारी माता बहनों के पास जब उनकी बेटी या पोती जब आती है और जब वो वापस ससुराल जाती है तो उनके मन में रहता है कि कुछ ना कुछ नेक, क्या बोलते हैं हम, सीख देनी पड़ती है। तो अब आपको हमारी जो बुजुर्ग है उनको मांगना तो नहीं पड़ता किसी से, क्योंकि उनके पास पैसा है, उसमें से दे देती है तुरंत निकाल के, कोई दिक्कत थोड़ी आती है। ये हमारी संस्कृति है कि कुछ ना कुछ हमारी बहनों को देना चाहिए, और हमारी बुजुर्ग माता बहनें देती हैं। तो इसलिए हमने उनकी पेंशन भी बढ़ा दी है। पेंशन बढ़ा दी ना मैं, तो पेंशन बढ़ा दी तो उसका पैसा भी मिलता है आपको। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आई हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में इतना ही है मेरा कि आप सब आगे बढ़ें और हमारे गांव को मजबूत करें, हमारे प्रदेश को मजबूत करें, और इसे लेकर के हम सभी चलें, निसंकोच होकर हमारी माता बहनें काम करें। इतना ही मुझे आपसे चर्चा करनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब माता बहनों से निवेदन है, आप अपने घर पधारे, अपना घर का कामकाज संभालें, और किसान भाइयों से निवेदन है इन कुर्सियों पर वो आकर बैठ जाएं।